तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी की दो पार्ट ऑलरेडी कर रखी है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे कनेक्टर देखा था। अब हम लोग रेजिस्टिविटी से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोग स्टार्ट किए थे। और वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा और एक वैल्यूबल कमेंट जरूर करके बताइएगा हमें, ठीक है। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आपके लाइक और कमेंट के कारण ही हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लाएं। तो चलिए बच्चों, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले आप लोग, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी इंटरेस्टिंग PDF वहाँ पे बोर्ड रिलेटेड आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये नया सा फ्रेश लेक्चर। देखिए, तो सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी। तो टॉपिक बना लीजिए जल्दी से, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होता है क्या है बच्चों? रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जानते हैं हम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में ही इसका मतलब छुपा है। मान लीजिए कि हम लोग एक बड़ी सी वायर ले रहे हैं, सपोज दैट कि हमने कॉपर का वायर लिया है और इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है ना। इस इतनी बड़ी लेंथ की रेजिस्टेंस 6 ओम है। हम जानते हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ। ये हमने लास्ट क्लास में देख के रखा था। और रेजिस्टेंस जो होती है बच्चों किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। मटेरियल किस चीज की बनी हुई उस चीज पे भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चों जो समझने वाली बात ये है कि हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि एक बड़ा सा वायर का एक छोटा सा यूनिट लेंथ हम लोग ले लेंगे, एक छोटा सा यूनिट लेंथ ले लेंगे। एक पार्ट, एक हिस्सा में जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। बच्चों रेजिस्टिविटी को हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रो बोलते हैं, रो, ठीक है। तो यानी कि एक बड़ी सी वायर है, उसकी छोटी सी लेंथ लेकर के छोटा सा लेंथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये फैक्टर समझ में आएंगे। अब देखिए, बात यहाँ पे ये कर रहे हैं बच्चों कि हम लोग बस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो एक पार्टिकुलर लेंथ की जो रेजिस्टेंस होती है, तो यानी कि लेंथ जो है इसका कांस्टेंट हो चुका है कि एक यूनिट लेंथ फिक्स रहेगी रेजिस्टिविटी के लिए। तो एक यूनिट लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों ये दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो बस लास्ट के दो फैक्टर पे डिपेंड करती है जो कि हमारा टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल है। तो चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं, डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। चलिए, इसको मैं समझाने के लिए यूज किया था, अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। आप लोग वायर की डायग्राम बना करके भी इसको लिख सकते हैं कि छोटा सा यूनिट लेंथ का क्रॉस सेक्शनल को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो बच्चों देखिए हमने क्या लिखा, डेफिनेशन लिखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस साथ साथ लिखते चलिए आप लोग, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross sectional area is called रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रेजिस्टिविटी कहेंगे। और रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या से डिनोट कर रहे हैं बच्चों? ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि नहीं। तो याद होगा आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस का देखा था, R is directly proportional to L and R is proportional to 1 by area of cross section। इसको जब हम कंबाइन करते हैं बच्चों तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? R is directly proportional to L by A। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन जब हटती है तो यहाँ पे बच्चों क्या आता है? ये हमारा रो L by A आया था। यही रो हमारा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग रो का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं बच्चों? रो इज इक्वल टू RA by L। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपकी बहुत सारी न्यूमेरिकल बनने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। यूनिट इसका हम कैसे निकालेंगे बच्चों? यूनिट निकालते हैं
तो यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का होता है हमारा ओम। किसी भी चीज की एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ का मीटर होता है, मीटर से 1 मीटर गया, यानी कि ओम मीटर यूनिट हो जाती है किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये याद रखना है बच्चों कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि ये रेजिस्टेंस और लेंथ पे, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है बच्चों एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि रेजिस्टिविटी इज राइटली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी राइटली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बट दोस्तों ऐसा आप लोग लेकर के नहीं चलिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बस हमारा फॉर्मूला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और नेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर पे, यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी उसकी बढ़ जाएगी, अगर जो मटेरियल चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जैसे तो देखिए कुछ नोट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपने लिए। पहला कि जो रेजिस्टिविटी रहेगी, रेजिस्टिविटी of alloy is greater than that of metals की कंपेयर में एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों आप ले सकते हैं नाइक्रोम ले सकते हैं, ये किसका होता है बच्चों, निकल और क्रोमियम की एलॉय होती है। और हम लोग ले सकते हैं कॉन्स्टेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये होता है हमारा कॉपर और निकल की। ठीक है, निकल प्लस क्रोमियम, कॉपर प्लस निकल की, ये दो हमारी एलॉय है, जो कि इसको एक तरह के रेजिस्टर भी कहा जाता है बच्चों, इसको रेजिस्टर्स भी कहा जाता है। तो याद रखिए, कभी आपको कहा जाए नेम एनी टू रेजिस्टर्स, तब आप ये दो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये जरूर याद रखिएगा इसका कंपोजिशन भी एक एलॉय है। एलॉय बच्चों क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल। तो एलॉय के बारे में मैं आपको लिख देता हूँ, हल्का सा केमिस्ट्री भी देख लेते हैं। एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो ये सब क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी कि ये अच्छे से मिले हुए रहते हैं। बच्चों रेजिस्टिविटी एकमात्र मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखिए जनरली मेटल्स क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इजीली वो पास कर देती है, यानी कि वो करंट को इजीली पास कर रही है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन बच्चों टंगस्टन के बारे में हम लोग बात करें, टंगस्टन एकमात्र ऐसा मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है। जनरली एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास एक मेटल जिसका नाम है टंगस्टन, इसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, जो कि हम लोग अपने इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, आइए नोट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 इज द मेटल having high resistivity। टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस होता है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, 10 रुपए वाले बल्ब में यूज करते हैं टंगस्टन। और इसका सिंबल बच्चों, कभी कभी इसका सिंबल भी पूछा जाता है, तो सिंबल होता है W का यानी क्या होता है बच्चों, W मतलब वोल्फ्राम, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद करके रखनी है। ये कहाँ यूज किया जाता है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उम्मीद है बच्चों आपको रेजिस्टिविटी क्लियर हो चुका है। अब देखिए अब बात आती है बच्चों की रेजिस्टिविटी का यूज क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे हम लोग इसका लेते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी यानी कि किसी भी मेटल को, दो मेटल को जब होमोजेनियस मिक्सचर, जब दो मेटल का हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर करेंगे। अब ये बताइए एलॉइंग जब हम करते हैं, जब दो मेटल को मिलाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। दो मेटल को मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा और हार्ड है। सोना जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, है कि नहीं, सोना जो हमारा रहता है 24 कैरेट सोना हम लोग कहते हैं, कोई 18 कैरेट सोना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्योर गोल्ड में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग एलिमेंट मिला देते हैं, प्योर गोल्ड में एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला करके 18 कैरेट का बना लेते हैं हम उसको। अब वो क्यों मिलाया जाता है बच्चों, क्योंकि देखिए गोल्ड जो है आप जानते हैं गोल्ड मेलेबल है, डक्टाइल है,
बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है। छोटे से एक पार्ट को लेकर के हम उसका बहुत लंबा सा वायर बना सकते हैं गोल्ड की। लेकिन गोल्ड जो होता है, यानी कि इसके मतलब क्या है, गोल्ड एक तरह का थोड़ा सा सॉफ्ट है, यानी कि अगर जो ज़्यादा हीट दिया जाएगा, ज़्यादा हीट ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, वहाँ पर अगर जो कोई गोल्ड का ज्वेलरी, एकदम प्योर गोल्ड का ज्वेलरी अगर जो पहनता है तो उसकी सोने पिघल सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। और उसकी जो डिज़ाइन, जो कढ़ाई, इतना महंगा महंगा कढ़ाई होता है, बहुत मेहनत वाला, छोटी छोटी बारीकी से डिज़ाइन होती है, वो सारा डिज़ाइन भी नष्ट हो सकता है। इसलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी नहीं कहेंगे, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेटल को मिलाया जाता है होमोजेनियसली मिक्स होने के लिए, ठीक है। ऐसा मेटल को मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। हार्ड होगा तो पिघलेगा नहीं, लंबे टाइम तक चलेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से एलॉइंग गोल्ड की जाती है। तो हम लोग जब रेजिस्टिविटी यहाँ पे देखा जाए निकल क्रोमियम को मिलाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये बताइए बच्चों, किसी भी एलिमेंट में जब रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको पता है हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हीटिंग अप्लायंसेस में रेजिस्टिविटी वायर की ही यूज़ की जाती है, जैसे कि नाइक्रोम हमारा हो गया, है कि नहीं। नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम आप जानते हैं कहाँ यूज़ किया जाता है, हमारे हीटर में यूज़ किया जाता है, गीजर वगैरह होते हैं उसके कॉइल्स में यूज़ किया जाता है नाइक्रोम वायर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए हीटिंग अप्लायंसेस में एलॉय का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? एलॉय का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ये इजीली एलॉय जो होते हैं मेटल के कंपेयर में इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यही हम लोग बात करें बच्चों, ये जो टंगस्टन मेटल जो है, वोल्फ्राम जो हमारे पास है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब 10 रुपए वाली आती है, मान लीजिए उसको हम फोड़ दे, उसके ग्लास को फोड़ दे, आपको पता होगा उसको जो ग्लास से कवर किया जाता है उसके अंदर एक गैस भरा हो जाता है, एक नोबल गैस भरा जाता है। नोबल गैस क्यों? क्योंकि नोबल गैस की ऑक्टेट सारी कंप्लीट होती है। जब ऑक्टेट उसकी सारी कंप्लीट होगी तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए उसके साथ आर्गन भरा जाता है बच्चों बल्ब में, है कि नहीं। तो वो बाकी नियर बाई सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे उस बल्ब की कवरिंग को हम लोग फोड़ देते हैं बच्चों, तो हमारा जो टंगस्टन जो बचा हुआ है फिलामेंट में, अब जैसे बल्ब को हम जलाएंगे तो हमको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, उसके साथ वो ऑक्सीडाइज होकर के फिलामेंट उसका टूट जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग टंगस्टन इस मेटल को हीटिंग अप्लायंसेस में यूज में नहीं लेते, हम लोग यूज में किस में लेते हैं? एलॉय को यूज में लेते हैं, नाइक्रोम और टंगस्टन को। उम्मीद है आपको चीज समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करिए। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे बच्चों हम वायर। तो वायर भी हमारा दो प्रकार का होगा, एक होगा हमारा नॉन ज्वाइनिंग वायर, एक होगा हमारा जॉइंट वायर। मान लीजिए एक वायर हो ऐसा और इसको इस प्रकार से ओवरलैप कर रहा हो, तो ये सिंबल हमारे किसके लिए हो जाएगी? नॉन ज्वाइनिंग वायर। मान लीजिए एक वायर ऐसे गया, एक वायर ऐसे आया, इस पार्ट पे मीट कर रहा है, तो हम लोग इस प्रकार से जॉइंट वायर को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 बच्चों में देख लेते हैं बल्ब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे बल्ब को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बच्चों, अब क्या देखें हम लोग? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बच्चों? कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियोस्टेट। देखिए अभी हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको रियोस्टेट में नहीं समझा रहा हूं। जैसे हमारा ओम्स लॉ खत्म होगा, सीरीज पैरेलल खत्म होगा, फिर मैं आपको रियोस्टेट के बारे में भी नोट्स दे दूंगा। तो रियोस्टेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट होता क्या? बेसिकली ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस मटेरियल होता है जो कि अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। दैट मींस अमाउंट ऑफ करंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगे होते हैं। अगर जो आपके इसके बारे में जानना है बच्चों, तो हमारे चैनल पे एक 1.5 मिनट का शॉर्ट्स डाला हुआ है, उसको आप जाकर के हमारे चैनल में कंटेंट पे जाकर रिसेंटली ही डाला गया है, रियोस्टेट के बारे में मैंने बता रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया रियोस्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों सेल कैसे होगा? एक बड़ा सा टर्मिनल होगा, इसके साथ एक छोटा टर्मिनल होगी, तो हम लोग उसको सेल कहेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन यही हम लोग इसको कंबाइन कर दे, यानी कि कुछ बड़ा फिर बड़े के साथ छोटा,
कुछ इस प्रकार से जब हम लोग कंबाइन कर दे बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बैटरी। यानी कि बैटरी का मतलब क्या हुआ, जब सेल को कंबाइन करेंगे। अब हम कहेंगे इस बैटरी के अंदर कितना सेल कंबाइन किया गया, तो ये देखिए ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, यानी कि यहाँ पे हमने 3 सेल को कंबाइन करके बैटरी बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे कि एमीटर हम लोग देख सकते हैं। एमीटर क्या होता है बच्चों, एमीटर हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। और इसको हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं। क्यों सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम लोग सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। इसका सिंबल कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट की डायरेक्शन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर हमेशा हम लोग इसको पैरेलल में लगाते हैं। क्यों पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा इक्विवेलेंट रहता है हर एक वायर में। तो इसकी सिंबल भी बच्चों याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कुछ इस प्रकार से इसकी सिंबल बनाते हैं वोल्टमीटर। और क्या बच रहा है हमारे पास, स्विच। नेक्स्ट है बच्चों स्विच। हम लोग या तो स्विच कहे या तो इसको की भी कह सकते हैं। हम लोग की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, या तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें। ये हमारा क्लोज स्विच, ये क्या है, क्लोज स्विच। ओपन स्विच, अब काफी अच्छे से ब्लू कलर आ रहा है, क्यों, तो ओपन स्विच हम इस प्रकार से बनाते हैं, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये ओपन स्विच बन गया हमारा। हमारा थ्योरेटिकल क्लास चल रहा है, इसमें न्यूमेरिकल्स हम काफी कम लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज हम अलग से आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करेंगे। अगर उसके लिए हमको क्या करना है, ये सारे वीडियोस को देख लेना अच्छे से, कंसेप्ट को क्लियर रखना, फिर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी बीच हम लोग एक रेजिस्टिविटी से न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए, तो आइए बच्चों एक और सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। ये सवाल हमारा बेस्ड है रेजिस्टिविटी के ऊपर। और बच्चों बात करें तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इसे देखिएगा, और इसके अंत में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, ट्रिक बस आपको एमसीक्यूज में ही यूज करनी है, बोर्ड एग्जाम में ट्रिक यूज करके मत आ जाइएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर भी आपका ट्रिकी से एकदम उड़ा दिया जाएगा। चलिए बच्चों, हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 3 ओम दी गई है, और उसका जो लेंथ है बच्चों, लेंथ कितना है, L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसकी A है, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया गया बच्चों, मान लीजिए एक वायर है, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, यानी कि फैला दिया गया। तो जब इस वायर को स्ट्रेच किया गया होगा तो दो चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। पहली बात ये कि ये अभी कैसा है बच्चों, लेंथ इसकी ऐसी है, इसको क्या कर दिया गया, 2 गुना। दैट मींस अगर जो लेंथ L है तो अब इसको खींच करके, च्युइंगम को कैसे खींचते हैं बच्चों, ऐसे खींच करके इसको क्या कर दिया गया, 2 गुना इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि मान लीजिए कि मैं आपको एक च्युइंगम दूं, इतना बड़ा सा बिग बबल दूं मैं आपको, आप इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जब आप इसको खींचेंगे बच्चों तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि एक सर्टेन लेंथ तक ये खींचेगी, उसके बाद हमारा जो च्युइंगम है वो बीच से टूट जाएगा। यानी कि ये हमें समझ में आ रहा है कि जैसे हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप जो है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये समझ के रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम को हमेशा क्या करना है, वॉल्यूम को बच्चों हमेशा कांस्टेंट लेकर चलना है। वॉल्यूम को क्या लेकर के चलना है, कांस्टेंट लेकर के चलना है। वॉल्यूम वही रहेगा, बस लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बदलाव आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, अगर जो लेंथ 2 गुना बढ़ा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं जनरली क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो घट जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना बच्चों। अगर जो लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल हमारा बनता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A, हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, 3 ओम दिया गया है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों न्यू वायर की रेजिस्टेंस देखते हैं जब उसको चेंज कर दिया गया। जब चेंज कर दिया गया बच्चों तो रेजिस्टेंस डैश दे देते हैं इज इक्वल टू रो। लेंथ को क्या कर दिया गया, 2 गुना बढ़ा दिया गया तो लिखते हैं 2l, और एरिया क्रॉस सेक्शन को भी क्या कर दिया गया बच्चों, 2 गुना घटा दिया गया तो a/2 लिखेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, r डैश इज इक्वल टू रो, ये 2 ऊपर चला जाएगा दैट मींस l/a, और 2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो क्या हम रो l/a की जगह में 3 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर जरूर लिख सकते हैं। तो r dash is equal to 3 into 4, that means our answer is 12 ohm. So the new resistance of our wire would be equal to what? Would be equal to 12 ohm. उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये था कंसेप्ट, इसको आप समझिए। कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब चलिए बच्चों इसमें हम किस प्रकार की ट्रिकी अप्रोच लगा सकते हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। ट्रिकी अप्रोच हमारा कैसा रहेगा, तो बच्चों एक फार्मूला है सिंपल सा, जिस वायर की रेजिस्टेंस आपको निकालनी है तो आप यहाँ पर लिखिए आर न्यू, जिस वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है इज इक्वल टू n स्क्वायर आर। ये आर कौन सी बच्चों, पुरानी वाली आर है। तो ये फार्मूला को आप याद कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे n क्या है बच्चों, n है नंबर ऑफ टाइम्स टाइप लिखा गया, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एक स्ट्रेचिंग की आएगी, एक कंप्रेसिंग की आएगी कि कितने गुना उसको किया गया है। तो हम लोग इसको हमेशा बच्चों लेंथ के साथ कंपेयर करके बनाएंगे, लेंथ के मायने में, दैट मींस लेंथ 2 गुना बढ़ाया गया, और जब एरिया क्रॉस सेक्शन अगर जो उसको कंप्रेस करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, घट ही जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आर न्यू जो हमारा बनेगा बच्चों क्या बनेगा, n स्क्वायर, कितने गुना लेंथ को बढ़ाया गया, 2 गुना, 2 का लगा दीजिए स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितनी दी गई थी, 3 दी गई थी, 2 2 जा 4, 4 into 3 what 12 ओम। तो इस प्रकार से चुटकियों में आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों हमने एक स्ट्रेच का क्वेश्चन लिया, अब एक कंप्रेसिंग का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप इस ट्रिक को अच्छे से अप्लाई कर सको। चलिए नोट डाउन करिए, देखते हैं सवाल की तरफ। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिन। एक वायर है, एक वायर की रेजिस्टेंस 12 ओम है, इसको क्या किया गया, इसको पिघला करके इसकी हाफ लेंथ कर दी गई। दैट मींस समझने वाली बात ये है कि एक वायर था, कुछ इस प्रकार की वायर था जिसकी 12 ओम रेजिस्टेंस थी, इसको पहले पिघलाया गया, पिघला करके इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया बच्चों, लेंथ को हाफ कर दिया गया। दैट मींस मान लेते पहले लेंथ अगर जो इसका L था, अब इसका लेंथ क्या हो गया, L/2 हो चुका। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि जब लेंथ को हम लोग बढ़ाते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाती है। अब लेंथ को हम लोग क्या किए, हाफ किए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया होगा बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गुना बढ़ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 16 ओम दी गई है कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रेजिस्टेंस फॉर किसके लिए, न्यू वायर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L। लेंथ को हमने क्या किया, लेंथ को हाफ कर दिया गया, दैट मींस L/2 लिख देंगे, बाय एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो चुका बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन हमारा 2a हो चुका। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, रो L/4a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और हम जानते हैं रो L/A की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 लिख सकते हैं, दैट मींस 16/4, यानी कि हमारा कितना गया बच्चों, 4 ओम का रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 4 ओम की रेजिस्टेंस मिल गई। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड था। अब ट्रिकी अप्रोच से कैसे इसको सॉल्व करें बच्चों, ट्रिकी अप्रोच से हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिकी अप्रोच देख लेते हैं बच्चों। तो ट्रिकी अप्रोच हमारे क्या है, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर इनटू r होती है। तो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखिए लेंथ को यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, लेंथ को हाफ कर दिया गया, दैट मींस L क्या हो गया बच्चों, L को हाफ कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर इनटू r कितनी है, 16 है, तो 1/4 इनटू 16, फिर भी ये कट के हमारा कितना गया, 4 ओम आ ही गया। दैट मींस हम इस प्रकार से इस फार्मूला का इजीली यूज कर सकते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए भी।
और एक बात को आप याद रखिएगा बच्चों, इस प्रकार की जो ट्रिक मैंने आपको जो बताई है ये बस आप एमसीक्यूज में यूज करिएगा या फिर अपने आंसर को चेक करने में यूज करिएगा, ठीक है। बाकी आपको बोर्ड्स में आया तो आपको इस प्रकार से बनानी है, ठीक है। तो ज्यादा आपको यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएगी, इस प्रकार की सारे क्वेश्चन आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की सीरीज। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, ध्यान दीजिए। तो रेजिस्टेंस को हम दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। पहला हमारा होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, फिर होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम लोग पहले लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। पहले हम लोग सीरीज देख लेते हैं कि तो सीरीज कनेक्शन में किसको कहेंगे बच्चों, जब रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ा जाता है तो उस प्रकार की कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो पहले डायग्राम बना लिया जाए। ये हमने एक रेजिस्टर लिया, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, इसको हम लोग एक स्विच से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा सेल लग गया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी देगा। ये हमने कनेक्ट किया इसको। हम इसमें अमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं। हम इसमें वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है और इसकी रेजिस्टेंस R3 है। तो इस पे लगेगा बच्चों हमारा वोल्ट मीटर पहला, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो हमें सभी के लिए अलग अलग कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम कनेक्ट करें तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर 2 और वोल्ट मीटर 3। तो हमने 3 वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे बच्चों की करंट जो है यहाँ से करंट I निकल रही है, यहाँ से क्या आ रही है, करंट I आ रही है। और इस पार्ट में जाकर के करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, I1 और नीचे वोल्ट मीटर के लिए I2, ठीक है। ये लेकिन ये वापस मिल करके इस जंक्शन पे फिर से करंट I ही जाएगी, इस वाले जंक्शन से भी करंट I ही जाएगी, इस वाले जंक्शन से भी करंट I ही जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस की दोनों एंड पे करंट जो है हमारा वो क्या करंट I है, दैट मींस करंट सेम। इसलिए मैं आपको बताया था कि एमीटर को इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा हमारा सेम रहता है। करंट तब स्प्लिट होगा जब पैरेलल कनेक्शन होगा, यानी कि एक पॉइंट से दो वायर जाएगी तभी करंट हमारा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में करंट हमारा सेम है। जब करंट सेम है तो क्या डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे कि जब रेजिस्टर सीरीज में दिए गए हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम बच्चों क्या जानते हैं, V = IR होती है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वोल्टेज आ रहे हैं, तीन वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, एक रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या होगी वो देखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस इसमें वोल्टेज डिफरेंट है तो हम लोग टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। नाउ टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 + V2 + V3। टोटल वोल्टेज क्या है बच्चों, टोटल वोल्टेज V है, दैट मींस V = V1 + V2 + V3। ओके, एंड वी नो दैट V = what बच्चों, V = IR। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं IR = V1 is what, IR1, so IR1 + IR2 + IR3। So now we are going to take common I from here, so we are taking I. Now R1 + R2 + R3, and we all know that I से I हम कैंसिल कर सकते हैं। That means नेट हमारा R इक्विवेलेंट, हम लोग इसको सीधा R इक्विवेलेंट नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, R सीरीज इज इक्वल टू R1 + R2 +
R3। दैट मीन्स इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर जो हम रेजिस्टर को चाहे जितने भी रेजिस्टर हो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ दोज रेजिस्टर। सबको ऐड करेंगे तो R1 + R2 + R3। तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है ये है कि मान लीजिए कि सारा रेजिस्टर हमारा सेम हो। इफ सेम रेजिस्टर अगर जो हमारा सेम वैल्यू का है तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि R रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू N into R। क्या ये लिख सकते हैं? कितने बार है वो? N बार है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दे R से। इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग। जिसका वैल्यू 2 है, दूसरे रेजिस्टर का भी वैल्यू 2 है, एक और रेजिस्टर लिए इसका वैल्यू 2, यानी कि 2 का हम लोग n टाइम ले चुके हैं रेजिस्टर। तो अगर जो हमको उसको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम सीधा n की वैल्यू डालेंगे इनटू r डालेंगे, ठीक है ना। तो n कितने बार लिया गया बच्चों? यहाँ पे तो 3 बार लिया गया, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे 3 इनटू r कितना है 2। दैट मींस 6 ओम का रेजिस्टर हमारा हो जाएगा। यही कहने का मतलब था इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके पास, ठीक है। तो मेरा आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज जो होती है, यहाँ पे आप देखिएगा सबसे ज्यादा वैल्यू आपको इसी केस में मिलेगी। सीरीज के केस में हमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमको सीरीज के केस में मिलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो जब भी आपको कहा जाए फाइंड द मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो कहने का मतलब ये है कि वो सीरीज कनेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है बच्चों? ये हमारा वायर आया, साफ बनाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा वायर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक रेजिस्टर हमारा निकल गया, ये रहा। इसी पॉइंट से एक और रेजिस्टर हम लोग ले रहे हैं, ये आया। इसी पॉइंट से एक और रेजिस्टर हम लोग ले रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अपना एमीटर। करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देखिएगा करंट जो यहाँ से आ रहा है, करंट क्या आया बच्चों? I आया। यहाँ पे रजिस्टर है हमारा R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सिंस ये तीन इसी पॉइंट से 3 डिफरेंट वायर निकले हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे करंट I1 जा रहा हुआ, यहाँ से करंट I2 जा रही है, यहाँ से करंट I3 जा रही है। तो यहाँ पे हम एमीटर को कहीं पे भी कनेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एमीटर को हमसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक सीधे वायर में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर का काम हो चुका। अब यहाँ पे करंट हमारा क्या होगा? स्प्लिट हो गया। जहां पे करंट स्प्लिट हो जाता है, जहां पे वायर स्प्लिट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए पहली वायर पे एक रेजिस्टर लगा हुआ आपको मिलेगा, दूसरी वायर, तीसरी वायर। तो यहाँ पे ये केस है। अब बच्चों यहाँ पे ये बात है कि तीनों रेजिस्टर के लिए हमें यहाँ पे क्या 3 डिफरेंट हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा? नहीं, ऑलरेडी ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे सीधा एक पैरेलली वोल्ट मीटर को ले लेते हैं। यही कारण है बच्चों कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमारा सेम रहता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमारा सेम होता है। यही कारण है जो हमारे घर के डोमेस्टिक सर्किट जो होती है वो पैरेलल कनेक्शन के ऊपर बनी हुई होती है। और पैरेलल कनेक्शन बहुत अच्छी कनेक्शन होती है सीरीज के मामले में, क्योंकि सीरीज कनेक्शन अगर जो एक जगह से टूटी तो ये रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन ऐसा है कि दिल पे एक बार वार करो, कोई बात नहीं, एक पे वार करोगे, अरे एक हिस्सा ना हमारा खराब हुआ है, बाकी दोनों हिस्सा तो चल रही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले बच्चों, अब इसकी हम लोग डिराइवेशन निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम भैया ने क्या दिया, सॉरी भैया ने चचा, तो ओम चचा ने हमें ये दिया कि V = IR होता है। तो क्या इससे काम बनेगा? नहीं, यहाँ पे क्या डिफरेंट है? करंट डिफरेंट है। तो भैया इससे काम नहीं चले, हमें I चाहिए, I = V/R। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखिए करंट, therefore current
इन ईच रजिस्टर, एक एक रजिस्टर पे कितनी करंट होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिर से वहां पे टोटल वोल्टेज निकाले थे, क्योंकि वोल्टेज वहां पे डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, अब यहाँ पे करंट डिफरेंट है, तो टोटल करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट निकाल लेते हैं बच्चों, टोटल करंट, तो टोटल करंट वुड बी इक्वल टू व्हाट, I1 plus I2 plus I3, and we all know that I is equal to I1 plus I2 plus I3। इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, I की जगह में क्या चिपका है, P बाई R, I1 की जगह में क्या चिपका है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम करने क्या वाले हैं। हम बच्चों कॉमन लेने वाले हैं, दिस इंप्लाइज कॉमन V बाई R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से V कैंसिल, क्या बच गया बच्चों हमारे पास, दैट मीन्स 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल वुड बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला आ चुका है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, बहुत ही लाजवाब लगा होगा आपको, है कि नहीं। चलिए, इतना बार देगा भाई ये मार्कर आज, ये मार्कर आज मार्कर आके मानेगा लगता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखें अब हम। हो चुका है, मान लीजिए कि दो रजिस्टर आपको दिए गए हो, मान लेते हैं कि दो ही रजिस्टर दिया गया है, तो आप क्या लिखते हैं, 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिखते हैं। मान लीजिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, R1 R2 बाई R2 प्लस R1, यही लिखेंगे। उल्टा कर दीजिए, सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वुड बी इक्वल टू 1 बाई R1 इनटू R2 बाई R1 प्लस R2, क्या लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब दो रेजिस्टर दिया गया है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ना कि इसको यूज करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल लेकर के बार बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप सीधा इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आती है काफी कम आती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्योंकि जब रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आप समझ लीजिए ना, दो रेजिस्टर हम लोग लिए हैं, ठीक है, एक हम लोग किए हैं सीरीज में कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट किए, ले रहे हैं 2 ओम 2 ओम, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आता है बच्चों, इसके लिए 4 ओम आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमको निकालना है, मान लेते हैं कि यही रेजिस्टर को क्या किया गया है, इसको पैरेलल में लगाया गया कुछ इस प्रकार से। तो अब इस केस में 2-2 ओम की है, दैट मींस हम अभी इस फार्मूला पे डालें तो क्या लिखे, 2 2 4 बाई 4 काटेंगे तो 1 ओम। अब बताइए रेजिस्टर किस में, रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है, ऊपर वाले में, दैट मींस सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए इसको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, और पैरेलल को क्या कहते हैं, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बच्चों ये समझने वाली बात ये है कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा एप्लीकेशन होता है कि कौन ज्यादा बेनिफिट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए जल्दी से समझते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दिए बल्ब, और मान लीजिए यहाँ पे कनेक्टेड है टीवी, मान लीजिए टीवी है तो टीवी के ऊपर भी तो रेजिस्टर ही लगा हुआ ना। मान लीजिए करंट हम यहाँ पे दिए, किसी कारणवश टीवी हमारा खराब हो गया, तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या करंट यहाँ से वहाँ पास होगी, नहीं होगी। इसलिए बच्चों सीरीज कनेक्शन को हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, यही हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग टीवी चला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फैन चला रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी कारणवश टीवी हमारा उड़ गया, तो यहाँ से हमारा करंट जो है, करंट को जाने के लिए अभी भी पाथ है, फैन हमारा आराम से चलेगा। यही कारण है बच्चों हम लोग पैरेलल यूज करते हैं। पैरेलल का दूसरा कारण ये है बच्चों कि हम जानते हैं कि वोल्टेज जो हमें चाहिए हर एक वायर पे सेम वोल्टेज मिलेगी, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, यही कारण हम लोग पैरेलल कनेक्शन को यूज करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन का ओवर सीरीज कनेक्शन। तो उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन। तो बच्चों बस आज के इस लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है।